हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 22 और 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मांगीलाल जाट को नियुक्त किया गया। हाल ही में राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। किस देश में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय स्थापित किया जाएगा? तो इसका मुख्यालय अपने भारत देश में स्थापित किया जाएगा। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? तो 17वां देश बना है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस प्राचीन ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया। किस संस्था ने मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो इसकी खोज आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने की है। किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इस किताब को सौरभ कोठारी ने जीता है। हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? 19 अप्रैल को मनाया गया। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो यह किताब अमरजीत सिंह दुलत के द्वारा लिखी गई है, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। भारत ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए किस देश से समझौता किया है? तो इटली देश के साथ समझौता किया है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, किसे फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल द्वारा अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अनन्या पांडे को इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो हाल ही में अभिनेत्री अनन्या पांडे को फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल ने भारत के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अनन्या पांडे को फ्रेंड्स पहले ही स्वारोवस्की, जिमी चू, लक्मे, बीट्स और टाइमेक्स जैसे ब्रांडों के लिए ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। अब बात करें फ्रेंच फैशन ब्रांड चैनल की, तो यह एक फ्रांसीसी लग्जरी फैशन हाउस है। यह ब्रांड महिलाओं के लिए रेडी टू वियर कपड़े, लग्जरी सामान और एसेसरीज पर केंद्रित है। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष ब्रूनो पाउलोस्की हैं। तो इनका आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे, अनन्या पांडे, जिन्हें अभी हाल ही में फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल ने भारत के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अच्छा, अब लोग 2025 के कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने। फेडरल बैंक ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गोवाई बीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टाटा मोटर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को नियुक्त किया है। लिवाइज ने दिलजीत दोसांझ को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी। कैटरीना कैफ शाओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। आलिया भट्ट को लोरियल पेरिस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला प्रश्न है, किसे एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस पद के लिए अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारत के पूर्व वित्त सचिव और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे अजय भूषण पांडे को हाल ही में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। अब बात करें एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 16 जनवरी सन 2016 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष जिन लिकुन है। इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में स्थित है। तो आप लोगों को इनका नाम जरूर याद रखना है, अजय भूषण प्रसाद, जिसे हाल ही में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
अच्छा, अब लोग हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो कमल हासन को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। स्वामीनाथन एस अय्यर को आईआरडीएआई का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। एनपीसीआई ने सोहनी राजोला को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। सलीला पांडे ने एसबीआई कार्ड्स के एमडी और सीईओ का पदभार संभाला। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ डीजीपी का पदभार सौंपा गया। सरली बोचवे यह राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी। एन चंद्रशेखरन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की उद्यमिता और विकास पर सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बालाजी नुतलापड़ी बने। अंबुज चांदना को डीबीएस बैंक इंडिया में प्रबंध निदेशक और उपभोक्ता बैंकिंग समूह का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण किया है? तो इसका निर्माण चीन के द्वारा किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज बनाया जा रहा है। यह पुल दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोउ प्रांत में यह बन रहा है और समुद्र तल से यह 625 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। अब यह बन रहा है, कितनी ऊंचाई पर स्थित है, कितनी लागत आई है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, इसके फैक्ट बनेंगे जो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो चीन दक्षिण चीन सागर में पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है। चीन ने तिब्बत के ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े 137 बिलियन डॉलर के बांध को मंजूरी दी है। चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्ष यान शेनझू 19 लॉन्च किया है। चीन ने कृत्रिम सूर्य एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकमॉक बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे लंबी एकल स्पेस वॉक का रिकॉर्ड चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में 220 पदकों के साथ चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। चीनी फास्ट फैशन ऐप सीन को भी भारत में पाबंदी झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब एक बार फिर यह डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। चीन ने CR450 दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 आयोजित किया जा रहा है? तो यह अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएई के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 यह अल धफ्रा एयरबेस यूएई में आयोजित किया जा रहा है। यह फ्रेंड्स एक वायुसेना अभ्यास है। अब इसके आयोजन तिथि की बात करें, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो 21 अप्रैल से यह शुरू किया गया है और 8 मई 2025 तक इसे आयोजित किया जाएगा। भाग लेने वाले राष्ट्रीय देशों की बात करें तो भारतीय वायुसेना के साथ इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और देशों की वायुसेनाएं भी शामिल हैं। अब इस अभ्यास की अगर उद्देश्य की हम बात करें तो इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य जटिल और विभिन्न आतंकवादी गुटों का ऑपरेशन करना इसका उद्देश्य है। और 2025 में फ्रेंड्स भारत इस अभ्यास में तीसरी बार हिस्सा लिया है। इससे पहले भारत ने 2021 और 2023 में इस अभ्यास में भाग लिया था। अब 2025 के कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन जोधपुर में डेजर्ट हंट 2025 नामक एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास का आयोजन किया है। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 अभ्यास बेट द्वारका गुजरात में किया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने ब्लिंक्ड रेडर संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया है। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विवेरिन का 13वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 3 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। भारतीय सेना ने डेविल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन भारत के अलग अलग हिस्सों में किया है। भारत नेपाल सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन नेपाल के सलजंडी में किया गया। भारत जापान सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन जापान में किया गया। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति यह मलेशिया के बेंटोंग कैंप में आयोजित किया गया है।
भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग पर मैरीटाइम एंगेजमेंट 2025 बहुपक्षीय अभ्यास तंजानिया में यह 13 से 28 अप्रैल 2025 तक किया जाएगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच एक्सरसाइज खंजर 12 का 12वां संस्करण का आयोजन 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में किया गया। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत फ्रांस के बीच 19 मार्च से 22 मार्च 2025 तक अरब सागर में आयोजित किया गया और इस बार का यह 23वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया गया है? तो इसका निर्माण उत्तराखंड में किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय रेल ने ऋषिकेश ऋषिकर्ण प्रयाग प्रोजेक्ट में 14.54 किलोमीटर लंबी टनल नंबर 8 को सफलतापूर्वक पूरा किया है। 14.54 किलोमीटर लंबी यह रेल सुरंग फ्रेंड्स उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे लंबी सुरंग है। यह प्रोजेक्ट फ्रेंड्स 2026-2027 तक पूरा होगा और चार धाम यात्रा को आसान बनाएगा। और यह फ्रेंड्स पहली बार है जब हिमालय क्षेत्र में टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें फ्रेंड्स 10.4 किलोमीटर की खुदाई की गई। बाकी खुदाई न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से की गई है। और इस परियोजना के अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इस परियोजना का उद्देश्य फ्रेंड्स 5 हिमालयी उत्पादों देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर और कर्णाप्रयाग जैसे प्रमुख शहरों से अंजोला क्षेत्रीय संपर्क शामिल करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, पोप फ्रांसिसी जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस देश के थे? तो वह अर्जेंटीना देश के थे, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिसी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन 21 अप्रैल 2025 को हुआ। उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म 17 दिसंबर 1936 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो अर्जेंटीना के राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुआ था। और आपको बता दें फ्रेंड्स, पोप फ्रांसिसी को सांस की नली में पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ था और इसी की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और उनका असली नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था और वह ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। पोप फ्रेंड्स फ्रांसीसी इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। ओके, अच्छा हम लोग हाल ही में हुए कुछ चर्चित निधन को डिस्कस कर लेते हैं। तो पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय का निधन हुआ। फैशन डिजाइनर रोहित बल का निधन हुआ। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का निधन हुआ। निजता के अधिकार मामले में अहम भूमिका निभाने वाले न्यायाधीश के एस पट्टस्वामी का निधन हुआ। भौतिकीविद डॉक्टर रोहिणी एम गुड़बोले का निधन हुआ। सारंगी वादक पंडित राम नारायण का निधन हुआ। यूट्यूब के पूर्व सीईओ सुशांत वोजोस्की का निधन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर सन 2024 को हुआ। अगला प्रश्न है, भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो इसे नासा के साथ मिलकर भारत लॉन्च करेगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो भारत और अमेरिका संयुक्त निसार उपग्रह मिशन अब जून 2025 को लॉन्च होने की उम्मीद है। अब इसके उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो पृथ्वी की सतह के अत्यंत सघन और उच्च रिजोल्यूशन शोधों का उत्पादन करना इसका उद्देश्य है। और यह फ्रेंड्स नासा और इसरो के बीच यह पहला बड़ा संयुक्त पृथ्वी विज्ञान मिशन है। और इस आगामी अंतरिक्ष अभियानों की जानकारी इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने की है। अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया गया है। यह इसकी कौन सी वर्षगांठ थी? तो 17वीं वर्षगांठ थी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, देश के प्रशासन के ऋण सार्वजनिक सेवा में लगे सिविल सेवकों को सम्मान देने के लिए भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 21 अप्रैल को यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, 21 अप्रैल 1947 को वह दिन था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय सिविल सेवा की पहली बैच को संबोधित किया था और उन्होंने फ्रेंड्स सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम भी कहा था। और पहली बार राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस सन 2006 में मनाया गया था। अब बात करें संघ लोक सेवा आयोग की यानी यूपीएससी की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1926 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे और पहले सिविल सेवक यानी सिविल सर्वेंट
सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती प्रीति सूदन है। और यूपीएससी के जनक कौन थे? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस यह यूपीएससी के जनक थे। अगला प्रश्न है, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस या वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यह हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समस्या समाधान में इसकी भूमिका को उजागर करना है। वर्ष 2025 की इस दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो बाहर निकले और नवाचार करें, यह इस दिवस की थीम है, जो फ्रेंड्स रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करती है। और पहली बार यह दिवस 21 अप्रैल सन 2018 को मनाया गया था। अच्छा, अप्रैल 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। 11 अप्रैल को फ्रेंड्स विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी रोकथाम, नियंत्रण, देखभाल, चागास रोग में सभी की भूमिका। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी एकता और उपचार के लिए कला। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी सभी के लिए पहुंच, महिलाएं और लड़कियां भी रक्तस्राव से ग्रसित होती हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी आपदा और संघर्ष प्रतिरोधी विरासत। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम थी भोजन ही दवा है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 19% बढ़ा है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में सालाना आधार पर 19% बढ़कर अब 53 लाख यूनिट्स पर पहुंच गया है, जो फिर देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर की बढ़ती हुई क्षमता को दर्शाता है। इसको आप लोग वर्ल्ड लाइनरी क्वेश्चन समझिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में रोज केरकेट्टा का निधन हो गया, वे कौन थी? तो वे एक लेखिका थी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बापुता ने पेरू के लीमा में आयोजित आईएसएस विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी सिमरनप्रीत कौर बरार ने आईएसएस विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? 2025 में इसका आयोजन किया गया था। ओके, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।